हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी विज़न पे। मैं जीशान अहमद आज आपको कराऊंगा क्लास 12th सीबीएसई बोर्ड बच्चों, जिसमें हम सोशियोलॉजी पढ़ रहे थे। आज हम क्लास 12th की सोशियोलॉजी में बच्चों चैप्टर 3 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है बच्चों सामाजिक संस्थाएं, निरंतरता और परिवर्तन। नोट्स बिल्कुल बच्चों जैसे लिखा है वैसे ही आपको लिखना है और अपनी कॉपी में बच्चों लिखकर इनको बार बार याद करना है बच्चों। सोशियोलॉजी की बच्चों कई सारी वीडियो में लेकर आ गया हूँ। अब हम इसी वीडियो को क्रम को आगे बढ़ाते हुए बच्चों क्लास 12th बच्चों सीबीएसई बोर्ड का पूरा सिलेबस बच्चों सोशियोलॉजी का कराने वाले हैं। उम्मीद करता हूं बच्चों आपको वीडियो हमारी पसंद आ रही होगी। चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं बच्चों आज की क्लास का। आज का मोटिवेशन कोट्स है बच्चों कि सपने वे नहीं होते जो आप सोते समय देखते हैं, सपने वे होते हैं जो आपको सोने भी नहीं देते हैं। तो ये बात ध्यान रखना, अगर आप सोकर सपने देख रहे हैं बच्चों, इसका मतलब वो सपना किसी काम का नहीं है। अगर आपने सच में कोई सपना देखा और उसको पूरा करना है तो वो आपको बिल्कुल भी सोने नहीं देंगे। जैसे बच्चों आपका और आपके माता पिता का सपना क्या है कि अब की बार बोर्ड में बच्चों 90 पार करना है, और इस 90 पार के लिए बच्चों आपको सही से पढ़ना पड़ेगा। तो आइए बिना देरी की शुरुआत करते हैं बच्चों अपनी क्लास की। आज हम पढ़ेंगे जाति और जाति व्यवस्था के बारे में। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बच्चों कि जो भारत में जो जनसंख्या है वो अलग अलग लोगों या असंबंधित व्यक्तियों का जमघट नहीं है बच्चों, बल्कि वो क्या है, विभिन्न प्रकार के अलग अलग पर आपस में संबंधित वर्गों का समूह होता है या समुदाय होता है बच्चों। ध्यान रखना, आज विश्व की आबादी बच्चों 800 करोड़ से ज़्यादा हो गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जनसंख्या अलग अलग लोगों का जो है जमघट होता है, बल्कि वो परस्पर आपस में संबंधित लोगों के समुदायों से मिलकर बना होता है। और ये समुदाय बच्चों क्या हैं, हमारे सामाजिक संस्थाओं और सामाजिक संबंध से बने हुए हैं और उसी से संचालित होते हैं। हम पढ़ेंगे बच्चों भारतीय समाज की प्रमुख संस्थाएं, जिसमें 3 प्रमुख संस्थाएं हैं। पहला है बच्चों जाति, दूसरा आएगा जनजाति, तीसरा आता है बच्चों परिवार। तो जाति, जनजाति, परिवार, यही 3 बच्चों महत्वपूर्ण टॉपिक हमारे इस चैप्टर के लिए होने वाले हैं। तो बच्चों जाति और जनजाति। जाति बच्चों एक बहुत ही प्राचीन यानी पुरानी संस्था है जो हजारों साल से बच्चों भारतीय इतिहास और संस्कृति का एक हिस्सा बना हुआ है। ये बात ध्यान रखना, यानी जाति जो होती है वो प्राचीन संस्था है जो हजारों साल से हमारे इतिहास और संस्कृति का एक हिस्सा है। अगर पूछे आपसे बच्चों, जाति भारतीय उपमहाद्वीप से जुड़ा एक अनूठा संस्थान है बच्चों। हालांकि विश्व के अन्य भागों में भी बच्चों इसी की तरह समान प्रभाव डालने वाले सामाजिक संस्थाएं मिलते हैं बच्चों, पर जाति को भारतीय उपमहाद्वीप से जोड़कर देखा जाता है। और ये हिंदू धर्म की बच्चों संस्थागत विशेषता जो है बताई जाती है। हालांकि अन्य धर्म में भी जैसे मुसलमान, ईसाई और सिख में भी जाति का प्रचलन है। यदि आपसे पूछे बच्चों, अतीत में जो जाति है ये स्पेनी भाषा से निकल कर आई है, यानी जाति को अंग्रेजी में बच्चों कास्ट बोलते हैं, जो कि पुर्तगाली शब्द बच्चों कास्टा यानी स्पेनी शब्द कास्टा से आया है, और इसका मतलब होता है बच्चों विशुद्ध नस्ल या अलग अलग प्रजाति के लोग। 1 नंबर का प्रश्न पूछता है बच्चों कि अतीत में जाति को हम क्या कहते थे, तो अंग्रेजी भाषा कास्ट से आया है, जो कि पुर्तगाली कास्टा, इसका मतलब विशुद्ध नस्ल या प्रजाति होता है बच्चों। ध्यान रखना। अब कास्ट का अर्थ यानी इंग्लिश में तो बच्चों कास्ट कहते हैं, पर हिंदी में इसके 2 अर्थ होते हैं। एक होता है बच्चों जाति और एक होता है बच्चों वर्ण। तो कास्ट का अर्थ बच्चों विस्तृत और संस्थागत व्यवस्था से है। भारतीय भाषा में प्राचीन संस्कृत भाषा से जो प्रारंभ हुई थी, वर्ण व जाति का 2 भिन्न अर्थों में उपयोग किया जाता है। ये बात ध्यान रखना। यदि आपसे पूछे जाति तो बता दिया बच्चों, वर्ण क्या है? वर्ण का शाब्दिक अर्थ रंग होता है बच्चों, और वर्ण कितने हमारे वहाँ 4 है। पहला ब्राह्मण, दूसरा बच्चों क्षत्रिय, तीसरा आता है बच्चों शूद्र, तीसरा आता है वैश्य, और चौथा आता है बच्चों शूद्र। ये बात ध्यान रखना। यदि आपसे पूछे बच्चों वर्ण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, रंग होता है। इसमें 5वां यानी 5वें वर्ण भी शामिल किया जाता है। वैसे तो 4 वर्ण होते हैं, पर 5वां भी शामिल किया गया है, जो कि जाति से बहिष्कृत लोग होते हैं, यानी जिनको जाति से निकाल दिया गया है, जो विदेशी होते हैं बच्चों, जो दास होते हैं, जो युद्ध में पराजित हो गए हैं, और अन्य लोगों से मिलकर ऐसा वर्ण बनता है। यानी 5वें वर्ण में जो जाति बहिष्कृत हैं, जो विदेशी हैं, जो दास है, इन सभी लोग क्या करते हैं, ये सभी लोग मिलकर 5वां वर्ण बनाते हैं। यदि आपसे पूछे बच्चों जाति
जाति 4000 है। जाति एक व्यापक शब्द है बच्चों, जिसको हम स्पीसीज के रूप में संदर्भ करते हैं, यानी संबोधित करते हैं या इस्तेमाल करते हैं। जाति बच्चों सिर्फ मनुष्य की नहीं होती, बल्कि अचेतन वस्तुएं बच्चों, उनके अंदर भी जाति होती है। जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु और मनुष्य, इन सभी की भी क्या होती है, जाति होती है। यदि आपसे पूछे बच्चों कि सामान्य व्याख्या में जाति, वर्ण और जाति में क्या अंतर है, तो वर्ण बच्चों कैसी होती है, लचीली होती है, और वर्ण कर्म यानी काम पे प्रधान होती है बच्चों, ये बात ध्यान रखना। और वर्ण अखिल भारतीय संस्था यानी पूरे देश में पाई जाती है, देश के किसी भाग में भी पाई जा सकती है, वर्ण ध्यान रखना। और वर्ण पूरे समाज में समान रूप से विद्यमान होता है। और वर्ण कर्म पे आधारित होता है, यानी काम पे आधारित होता है बच्चों, ये बात ध्यान रखना। लेकिन जो जाति होती है वो जन्म पर आधारित होती है बच्चों, जो जन्म से मिले और मरने के बाद भी खत्म ना हो, उसे हम बच्चों जाति कहते हैं। जाति क्षेत्रीय होती है और स्थानीय होती है बच्चों, यानी हर एक क्षेत्र और हर एक स्थान के अपना अपना जाति होता है बच्चों। सैकड़ों हजारों जातियों की कई सारी उपजातियां भी होते हैं, और एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाति बच्चों बदल जाती है, ये बात आपको ध्यान रखना है। इन वर्ण का वर्गीकरण बच्चों कितना है, लगभग 3000 साल पुराना है। जाति व्यवस्था की उत्पत्ति काल के बारे में पता नहीं है कि जाति कितने साल पुरानी है। और अगर आपसे पूछे बच्चों वर्ण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है बच्चों, रंग होता है। वर्ण कितने हैं हमारे पास, 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। 5वां वर्ण भी है बच्चों, जिसमें युद्ध से निकाले हुए दास, ये सभी आते हैं। प्रारंभ में वैदिक काल में यानी 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व में बच्चों जाति व्यवस्था वास्तव में वर्ण व्यवस्था थी, यानी वर्ण पहले था बच्चों, बाद में यही वर्ण क्या बन गया था बच्चों, जाति बन गई थी, ये बात ध्यान रखना। और जो ये 4 विभाजन थे बच्चों, ये कठोर नहीं थे, यानी वर्ण कठोर नहीं था, वर्ण जन्म से निर्धारित नहीं होता था, वर्ण स्थान परिवर्तन संभव होता उसमें, यानी एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, ये बात ध्यान रखना। लेकिन उत्तर वैदिक काल में बच्चों क्या हुआ, जाति एक कठोर संस्था बन गई। तो जाति पहले क्या थी बच्चों, वर्ण व्यवस्था थी जो कि लचीली थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ, वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल में जाति कठोर संस्था बन गई बच्चों। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न बच्चों आपके एग्जाम में आता है कि जाति की विशेषताएं क्या क्या हैं। जाति की सबसे पहली विशेषता है बच्चों, जाति के अंदर जन्मजात सदस्यता होती है, यानी आप जन्म से ही अपनी जाति के सदस्य बन जाते हैं और जाति को बदल नहीं सकते हैं बच्चों, ये बात ध्यान रखना। दूसरा, जाति अंतर्विवाही होती है बच्चों। अंतर्विवाही मतलब कि प्रत्येक जाति से अपेक्षा की जाती है कि वो अपनी ही जाति समूह में क्या करे, विवाह करे, और इससे रिलेटेड इसमें बच्चों कठोर नियम होते हैं। तीसरा, जाति में खान पान संबंधी भी नियम होते हैं, यानी खाना बांटने के नियम होते हैं बच्चों, ध्यान रखना। कोई जाति कच्चा खाना खाती है, कोई पक्का खाना खाती है, कोई तेल वाला खाते बच्चों, कोई लहसुन प्याज नहीं खाते हैं। चौथा आता है प्यारे बच्चों, जाति में सोपानिक व्यवस्था होता है। सोपानिक व्यवस्था मतलब कि जाति में ऊंच नीच का बंटवारा होता है। एक जाति और दूसरी जाति का बच्चों निश्चित स्थान होता है जो किसी और को हम नहीं दे सकते। पांचवा आता है बच्चों कि हर एक जाति में खंडात्मक संगठन होता है। खंडात्मक संगठन किसे कहते हैं बच्चों, प्रत्येक जाति की अपनी उपजाति होती है जिसे हम खंडात्मक संगठन के नाम से जानते हैं। छठा आता है बच्चों, हर एक जाति का वंशानुगत व्यवसाय होता है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के लोग उसी को करते हैं। सातवां बच्चों, भोजन और सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध और रोक के भी नियम इसमें होते हैं। आइए बच्चों इनको अच्छे से हम पढ़ते हैं कि जाति क्या है। जाति जन्म से निर्धारित होती है ना। विवाह संबंधी कठोर नियम होते हैं। खाना खाने और बांटने के नियम होते हैं। जाति व्यवस्था में जाति श्रेणी और परिस्थिति के अधिक्रम में संयोजित होती है बच्चों, ध्यान रखना, यानी ऊंच नीच का बंटवारा होता है। जातियों में आपसी उप विभाजन होता है जिसे बच्चों हम खंडात्मक संगठन कहते हैं। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, आपके एग्जाम में पूछेगा कि खंडात्मक संगठन किसे कहते हैं, कि जाति में उपजातियां होती हैं उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, खंडात्मक संगठन कहते हैं। हर एक जाति का क्या होता है बच्चों, वंशानुगत व्यवसाय होता है। जो पारंपरिक तौर से व्यवसाय उनके पीढ़ियों से करे आ रहे हैं बच्चों, ध्यान रखना, उसी व्यवसाय को वो लोग एक जाति के लोग अपना सकते थे जो पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे में हस्तांतरित होता रहता था। एक जाति के सदस्य बच्चों दूसरी जाति के कार्य नहीं अपना सकते थे, यह आपको याद रखना है। अगला आता है बच्चों, ये विशेषताएं जो प्राचीन ग्रंथों में पाए गए हैं, यह व्यवस्था
कुछ के लिए तो लाभकारी हो गए, लेकिन कुछ के लिए बच्चों क्या है, श्रम आधारित हो गए जीवन जीने के लिए, यानी दंडित किया। अब जिनका बच्चों कार्य जो है अच्छा था उनको तो फायदा मिला है, पर जो लोग नीचा समझे जाने वाला कार्य करते हैं बच्चों, तो उनको इससे नुकसान हुआ। जब ये व्यवस्था जन पर निर्धारित हो गई तो बच्चों ये और भी ज़्यादा कठोर होती चली गई। तो आइए बच्चों माइंड मैप के जरिए जल्दी से समझते हैं कि हम लोगों ने पढ़ा क्या। तो चैप्टर का नाम है बच्चों सामाजिक संस्थाएं, निरंतरता और परिवर्तन, जिसमें हम 3 चीज़ पढ़ेंगे बच्चों, जाति, जनजाति और परिवार के बारे में पढ़ेंगे। हम अभी बच्चों किसके बारे में पढ़ रहे हैं, जाति के बारे में। तो मैंने बताया था बच्चों जाति एक प्राचीन संस्था है जो पुराने ज़माने से बच्चों भारतीय उपमहाद्वीप में पाया जाता है। अब इसका मतलब ये नहीं बच्चों कि जाति सिर्फ भारतीय इतिहास से ही जुड़ा हुआ है, विश्व के अनेक भागों में भी जाति पाई जाती है। बताते हैं बच्चों कि जाति हिंदू धर्म की विशेषता है बच्चों, पर हिंदू धर्म के अलावा और भी बाकी धर्म है, जैसे मुस्लिम, सिख, ईसाई में भी जाति पाई जाती है। यदि आपसे पूछे बच्चों अतीत में जाति को हम अंग्रेजी में तो कास्ट कहते हैं बच्चों, ये जो कि एक पुर्तगाली शब्द यानी स्पेनी शब्द बच्चों किससे, कास्टा से आया है, और इस कास्टा का मतलब होता है बच्चों विशुद्ध नस्ल, यानी अलग अलग प्रकार के नस्ल से होता है बच्चों, ये बात ध्यान रखना। अब बच्चों कास्ट को हम हिंदी में लेकिन 2 चीज़ कहते हैं, एक जाति बोलते हैं बच्चों, एक वर्ण बोलते हैं, बात ध्यान रखना। यानी वर्ण और जाति का इंग्लिश क्या है, कास्ट ही है, लेकिन हिंदी में बच्चों इसका अर्थ बदल जाता है। अब हम जानेंगे बच्चों थोड़ा वर्ण के बारे में। वर्ण का शाब्दिक अर्थ बच्चों होता है रंग, और वर्ण 4 प्रकार के पाए जाते हैं। सबसे पहला वर्ण क्या है बच्चों, ब्राह्मण वर्ण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा आता है बच्चों आपका वैश्य, और चौथा आता है बच्चों आपका शूद्र, ये बात ध्यान रखना। एक 5वां वर्ण भी है बच्चों, पंचम वर्ण या 5वां वर्ण, जिसमें वो लोग आते हैं बच्चों जो युद्ध में हार गए हैं बच्चों, दास आते हैं, विदेशी आते हैं बच्चों, है ना, ये ध्यान रखना। या जो लोग समाज से बहिष्कृत कर दिए गए हैं बच्चों, वो सभी लोग इस वर्ण के अंतर्गत आते हैं। तो वर्ण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है बच्चों, रंग होता है। उसके बाद मैंने बताया बच्चों कि जाति और वर्ण में क्या अंतर है, ये आपको याद करना है। जाति और वर्ण में अंतर है बच्चों, जाति जन्म पर आधारित होता है, वर्ण किस पे बच्चों, कर्म पर आधारित होता है, ध्यान रखना। दूसरा, जाति बच्चों थोड़ी लचीली होती है, लेकिन वर्ण जो बच्चों जाति जो होता है बच्चों थोड़ा कठोर होता है, परंतु वर्ण क्या होता है बच्चों, वर्ण लचीली होती है, बात ध्यान रखना है आपको, है ना। जाति में क्या होता है बच्चों, जन्म पे आधारित होती है, कठोर होती है। जाति बच्चों स्थानीय होता है या क्षेत्रीय होती है बच्चों, पर वर्ण जो होता है वो अखिल भारतीय होती है, यानी पूरे समाज में पाए जाती है। ठीक है, वर्ण कितने 3000 साल, जाति कितनी साल पुरानी इसके बारे में नहीं पता बच्चों, वर्ण 3000 साल पुरानी है। जाति बच्चों 4000 या उससे ज़्यादा है, वर्ण कितने हैं प्यारे बच्चों, 4 हैं, ये बात ध्यान रखना। तो वर्ण और जाति के अंतर्गत आपसे अंतर भी पूछी जाती है। अगला प्रश्न आता है बच्चों आपका कि जाति की विशेषताएं बताओ, जाति की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो मैंने बच्चों आपको 7 विशेषताएं बताई जाति की। सबसे पहला बताया जन्मजात सदस्यता, पैदा होते ही सदस्यता मिल जाती है। दूसरा अंतर्विवाही है बच्चों। तीसरा खाना खाने खाना बांटने के नियम है। और चौथा सोपानिक व्यवस्था है। सोपानिक व्यवस्था का मतलब कि प्रत्येक जाति में ऊंच नीच का विभाजन है। उसके बाद में आता है बच्चों 5वां खंडात्मक संगठन है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों, खंडात्मक संगठन। इसका मतलब होता है बच्चों कि प्रत्येक जाति की अपनी उपजातियां होती हैं, जिसे हम खंडात्मक संगठन के नाम से जानते हैं। अब जाति में बच्चों 5वें के बाद छठा आता है वंशानुगत व्यवसाय होता है, और हर एक जाति की अपनी कुछ क्या होते हैं, व्यवसाय होते हैं, बात ध्यान रखना। साथ ही साथ में वो व्यवसाय पीढ़ी दर पीढ़ी ये लोग करते रहते हैं। अब अगला महत्वपूर्ण टॉपिक आता है बच्चों आपके जाति व्यवस्था के सिद्धांत, यानी जाति व्यवस्था के सिद्धांत कितने हैं। तो जाति व्यवस्था के बच्चों 2 सिद्धांत हैं। पहले का नाम है भिन्नता व अलगाव, और दूसरे का नाम है बच्चों संपूर्णता व अधिक्रम। संपूर्णता व अधिक्रम। तो जैसे मैंने बताया आपको बच्चों, जाति व्यवस्था के सिद्धांत कितने हैं, 2, भिन्नता व अलगाव, संपूर्णता व
अधिक्रम। भिन्नता व अलगाव का मतलब क्या होता है बच्चों कि प्रत्येक जाति से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अन्य जाति से अलग दिखे, यानी कठोरता से पृथक किया जाता है बच्चों जातियों को। ऐसा क्यों होता है बच्चों? ताकि वो मिश्रित ना हो जाए दूसरे से। अतः जो धर्म ग्रंथ हो गया, उसके नियम हो गए बच्चों, उसकी रूपरेखा हो गया, अलग अलग जातियों को मिश्रित होने से बचाने के लिए बनाई जाती है। जैसे शादी, खान पान, सामाजिक अंतःक्रिया बच्चों, व्यवसाय आदि संबंधी नियम अलग अलग होते हैं। यानी भिन्नता व अलगाव जाति का पहला सिद्धांत होता है बच्चों कि शादी अलग होती है, खान पान अलग होता है बच्चों, विशिष्ट स्थान होता है हर एक जाति का। दूसरा आता है संपूर्णता व अधिक्रम। इसका मतलब होता है कि इन विभिन्न जातियों और पृथक जातियों का कोई व्यक्तिगत अस्तित्व नहीं होगा बच्चों यदि वो संपूर्णता से हो ही अलग हो जाएं, इनका कोई अस्तित्व नहीं होगा। समाज की संपूर्णता में बच्चों सभी जाति शामिल होती हैं, यानी अलग तो हैं हों लेकिन पूरी तरीके से अलग ना हो बच्चों, ये बात ध्यान रखना। संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था एक अधिक्रम पे चलती है बच्चों, आधारित है, ना कि समानता पर आधारित है। तो यह जाति व्यवस्था सीढ़ीनुमा व्यवस्था है, यानी प्रत्येक जाति का एक निश्चित स्थान है जो हम दूसरी जाति को नहीं दे सकते। धार्मिक कर्मकांड की दृष्टि से बच्चों जाति दो प्रकार की होती है, एक शुद्ध जाति होती है, क्या होती है? अशुद्ध जाति। शुद्ध जाति को ऊंचा स्थान प्राप्त है और अशुद्ध जाति को निम्न स्थान प्राप्त होता है। भौतिक शक्ति के आधार पर भी बच्चों जाति दो प्रकार की, एक शक्ति संपन्न होती है और शक्ति विहीन जाति है बच्चों। शक्ति विहीन का मतलब जिसके पास शक्ति नहीं होती है। निष्कर्ष में ये भी कह सकते हैं बच्चों कि जाति एक दूसरे से सिर्फ कर्मकांड की दृष्टि से ही अलग नहीं होती है, बल्कि उनसे ये भी अपेक्षा की जाता है बच्चों कि वे दूसरे की सहयोगी बने और उनमें आपस में प्रतिस्पर्धा नहीं होनी चाहिए। यानी जाति में, जाति व्यवस्था में प्रत्येक जाति का बच्चों एक निश्चित स्थान होता है जो हम किसी दूसरी जाति को नहीं देते हैं। अब आपके लिए प्रश्न है बच्चों कि जाति कौन सी भाषा से आया है। दूसरा प्रश्न है वर्ण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, आपको कमेंट कर बताना है। अब बच्चों अतीत के बारे में हमारे ज्ञान के स्रोत अपर्याप्त हैं कि कैसे हमने जाति व्यवस्था का वर्गीकरण किया है, इसलिए यह कह पाना मुश्किल है कि क्या परिस्थिति के कारण जाति उच्च बनी है और कुछ जाति निम्न बनी है बच्चों। अगर हमें पूरी जानकारी होती तो भी पता नहीं चल सकता था कि हमें इसमें क्या चीज़ करना चाहिए। इसके लिए हर एक काल में बच्चों नए सिरे से सोचना पड़ेगा और अपनी इन सामाजिक संस्थाओं के बारे में हमें सामूहिक निर्णय को बनाना होगा, ये बात ध्यान रखना। यानी जाति कैसे होती है बच्चों? जन्म पे आधारित होती है। जाति कठोर होती है बच्चों, खाना बांटने के नियम होते हैं। खंडात्मक संगठन होता है बच्चों। खंडात्मक संगठन किसे कहते हैं? प्रत्येक जाति की अपनी उपजाति होती है जिसे हम खंडात्मक संगठन कहते हैं। अब जाति व्यवस्था के सिद्धांत कितने बच्चों? दो हैं, मैंने बताया। एक है भिन्नता व अलगाव, दूसरी क्या है बच्चों? संपूर्णता व अधिक्रम। धार्मिक दृष्टि से जाति दो प्रकार की, शुद्ध जाति बच्चों और अशुद्ध जाति। भौतिक संपन्न के आधार पर क्या है? शक्ति संपन्न है बच्चों, एक शक्ति विहीन है। अब हम बात करते हैं बच्चों उपनिवेशवाद और जाति के बारे में। उपनिवेशवाद का मतलब क्या होता है बच्चों? जब एक ताकतवर देश किसी कमज़ोर देश पे कब्जा करता है तो उसे हम उपनिवेशवाद कहते हैं। हम किसके उपनिवेशवाद थे बच्चों? अंग्रेज़ों के। और अंग्रेज़ ने हमें लगभग 200 सालों तक हम पे राज किया था। अब भारतीय स्वतंत्रता बच्चों 1947 में मिली थी। एक विभाजन रेखा है। अगर पूछे उपनिवेशवाद में, कई सारे विद्वान बच्चों इस बात पे सहमत है कि कई सारी संस्थाओं के साथ साथ उपनिवेशवाद में जाति में भी बहुत ही ज़्यादा परिवर्तन हुआ था। अब जाति में परिवर्तन बच्चों दो तरीके से हम पढ़ेंगे। एक औपनिवेशिक काल यानी अंग्रेजों के टाइम पे सन 1800 से लेकर 1947 यानी 150 सालों तक, और एक पढ़ेंगे स्वतंत्रोत्तर काल यानी 1947 से आज तक की यानी 7 दशक में क्या क्या परिवर्तन हुआ है। तो सामाजिक संस्था के रूप में बच्चों जाति के वर्तमान स्वरूप को बच्चों औपनिवेशिक काल और स्वतंत्र भारत के तीव्र गति से हुए परिवर्तन के द्वारा मजबूती से आकार प्रदान किया गया है। यानी जाति में बच्चों अंग्रेजों के टाइम पे भी बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ था और अभी भी हुआ है बच्चों। दोनों काल में जाति में क्या हुआ था? बहुत ही ज़्यादा परिवर्तन हुआ था। अब जातियों का वर्तमान स्वरूप बच्चों औपनिवेशिक काल में परिवर्तन इसके लिए है और स्वतंत्र भारत में होने वाले जो परिवर्तन थे इन दोनों के लिए है, ये बात ध्यान रखना। विद्वान बच्चों इस मत पर सहमत है कि औपनिवेशिक काल में क्योंकि सभी सामाजिक संस्थाओं में चेंजमेंट हुआ था, अंग्रेजों ने किया था, तो उसके साथ साथ जाति में भी हुआ था, ये बात ध्यान रखना। कुछ विद्वान तो मानते हैं कि जाति का बच्चों जो वर्तमान स्वरूप है वो प्राचीन भारतीय परंपरा की अपेक्षा उपनिवेशवाद
की अधिक देन है। उपनिवेशवाद किसे कहते हैं? जब एक ताकतवर देश किसी कमजोर देश पे कब्जा करता है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? उपनिवेशवाद कहते हैं। ब्रिटिशों ने क्या किया बच्चों? कुशलता पूर्वक शासन करने के लिए जाति व्यवस्था को जटिलता से समझने का प्रयास किया और इसी प्रयास में बच्चों उन्होंने क्या किया? अलग अलग जाति और जनजाति की प्रथाओं को और तौर तरीकों के बारे में सर्वेक्षण कर रिपोर्ट तैयार कर ली ताकि वहाँ के लोगों को जान जाए। उनके जो ब्रिटिश प्रशासक थे बच्चों यानी निर्जाति विज्ञानी थे, वो अलग अलग जाते थे, सर्वेक्षण और अध्ययन करते थे और उसमें बहुत ज़्यादा रुचि लेते थे, यानी उनको मानव शास्त्री कहते थे बच्चों। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कार्य तो सरकार ने कब कराया? जब सरकार ने क्या कराया था बच्चों? जनगणना कराई थी। अब बच्चों जनगणना के बारे में एक बार जान लो। जनगणना का अर्थ होता है बच्चों लोगों की गणना। अगर पूछे विश्व की सबसे पहले आधुनिक जनगणना कब हुई थी? 1790 में हुई थी। और कहाँ पर हुई थी बच्चों? अमेरिका में हुई थी। ये बात ध्यान रखना। भारत में बच्चों जनगणना 1872 में बच्चों पहली जनगणना हुई थी और ये किसने कराई थी बच्चों? मेयो ने। लेकिन ये असफल हो गई थी, सफल नहीं हो पाई थी। 1881 में बच्चों पहली सफल जनगणना हुई थी और इस जनगणना को बच्चों रिपन ने कराई थी। जब से बच्चों भारत में हर 10 वर्ष में जनगणना होती है। अभी हाल फिलहाल में 2011 में बच्चों 15वीं जनगणना हुई थी। ये बात ध्यान रखना। 2021 की जनगणना क्यों नहीं हुई बच्चों? क्योंकि कोविड महामारी आ गई थी, इसलिए 2021 की जनगणना नहीं हुई थी। ये आपको याद रखना है। इसके साथ साथ में बच्चों 1901 में एक विद्वान थे, उनका नाम था हर्बर्ट रिजले। हर्बर्ट रिजले ने क्या किया था बच्चों? सबसे पहले जाति आधारित जनगणना कराया था बच्चों। ये बात ध्यान रखना ताकि ब्रिटिश शासन को जातियों के बारे में पता चल सके। तो बच्चों सबसे महत्वपूर्ण सरकारी प्रयास जनगणना था, मैंने आपको इसके बारे में बताया। 1881 में जनगणना नियमित रूप से हर 10 साल में होने लगी। 1901 में बच्चों हर्बर्ट रिजले एक विद्वान थे, उनके निर्देशन में बच्चों जनगणना कराई गई थी, जो कि विशेष महत्वपूर्ण थी क्योंकि वो जाति पर आधारित थी बच्चों। ध्यान रखना, इसमें जाति जनगणना के सामाजिक अधिक्रम की जानकारी बच्चों इकट्ठी की गई, अर्थात अलग अलग जातियों के बीच में तुलनात्मक जो ऊंच नीच का पता जो है तब चला था अंग्रेजों के। जाति संस्था के रूप में परिवर्तन बच्चों 2 प्रकार से हुआ था औपनिवेशिक काल में। नंबर 1 जाति गणना प्रारंभ हो गई थी। दूसरा बच्चों जातियों को अभिलिखित यानी लिखने लगे थे, रिकॉर्ड रखने लगे थे। ध्यान रखना, औपनिवेशिक शासन ने क्या किया अपने अंतिम दौर में? जो निचली जाति थी ना, जो दलित लोग थे, दलित जातियाँ थी, उनके कल्याण के लिए बच्चों रुचि दिखाई और उसी के प्रयास से बच्चों 1935 में जो भारत शासन अधिनियम आया था बच्चों, इस अधिनियम से 2 नए शब्द आए थे। एक आए थे एससी और एक क्या आए थे बच्चों? एसटी। यानी भारत शासन अधिनियम से बच्चों अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति शब्द प्रदान किया गया। ये बात ध्यान रखना, अनुसूचित जाति शब्द आई और अनुसूचित जनजाति शब्द बच्चों कहाँ से आया था? 1935 के भारत शासन अधिनियम से आया था। ध्यान रखना, अनुसूचित जाति किसे कहते हैं? मतलब बच्चों एससी है, जिनको पहले क्या कहा जाता था? दलित कहते थे बच्चों। दलित का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? निचला हुआ, कुचला हुआ। साथ ही में बच्चों गांधी जी ने इनको क्या कहा था? हरिजन कहा था, यानी ईश्वर की संतान कहा था। अनुसूचित जातियाँ कौन है बच्चों? वे हैं जो सबसे नीचे थी, जिनके साथ भेदभाव होता था, अर्थात सभी अस्पृश्य या अछूत जातियों को अनुसूचित जाति की श्रेणी में रखा गया। और ये एससी अनुसूचित जाति के लोग हमारे समाज में ही रहते थे, हमारे समाज में पिछड़े थे। लेकिन जो जनजाति थे बच्चों, ये जंगलों के निवासी थे, इनको जंगल में बच्चों से लाकर हमारे वहाँ मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास किया जा रहा था। ये बात ध्यान रखना। इस प्रकार औपनिवेशिक शासन काल में बच्चों जाति की संस्था में अनेक परिवर्तन आए थे। साथ ही साथ उस टाइम पे पूंजीवाद और आधुनिकता का प्रसार हो रहा था। पूरे विश्व में बच्चों तेजी से बदलाव आ रहे थे। अब बच्चों एक बार क्विक रिवीजन करते हैं कि औपनिवेशिक काल में जाति के नए स्वरूप के क्या क्या कारण थे। पहला, पूंजीवाद और आधुनिकता का प्रसार होता रहा था, इसलिए लोग जातिवाद को भूल रहे थे। दूसरा बच्चों भारत शासन अधिनियम 1935, 2 नए शब्द आए थे, एससी और एसटी आए थे। तीसरा, सिंचाई परियोजनाएं आई थी बच्चों, जिससे लोगों ने क्या किया? कृषि क्षेत्र पे ज़्यादा ध्यान दिया। उसके बाद भू राजस्व व्यवस्था संबंधी कानून आ गए, जाति गणना और उनको अभिलेख करना चालू कर दिया। तो ये सभी महत्वपूर्ण कदम है बच्चों, जो जाति स्वरूप में परिवर्तन के कारण बने थे।
अगला आता है बच्चों जाति का समकालीन स्वरूप यानी अभी का स्वरूप बच्चों। तो 1947 में बच्चों जो भारत आज़ाद हुआ था, औपनिवेशिक अतीत से पूरी तरह हम छुटकारा नहीं पाए थे, क्योंकि हमें विरासत में क्या मिली थी बच्चों, जाति व्यवस्था मिली थी। ध्यान रखना, राष्ट्रीय आंदोलन में जब हम मत जुटा रहे थे तो उसमें जो जाति वाली भावनाएं थी ना, उसने बहुत ही ज़्यादा बड़ी भूमिका निभाई थी बच्चों। ध्यान रखना, इस दिशा में कई सारी ऊंची जातियों के प्रगतिशील सुधारक थे, जैसे महात्मा गांधी और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। इन दोनों ने बच्चों 1920 में अस्पृश्यता के विरुद्ध आंदोलन किया। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है बच्चों कि अस्पृश्यता के विरुद्ध आंदोलन कौन से दो नेताओं ने किया था, महात्मा गांधी ने किया था और बी.आर. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर जी ने किया था। ये बात ध्यान रखना। कांग्रेस ने तो बच्चों अपनी कार्यसूची में भी अस्पृश्यता संबंधी कार्यक्रम को स्थान दिया था कि छुआछूत को हटाना है बच्चों। राष्ट्रीय आंदोलन के समय जब स्वतंत्रता नज़दीक थी, तब ये माना गया था बच्चों कि जाति विभिन्नताओं का उन्मूलन कर देंगे और जाति को हम ख़त्म कर देंगे पूरी तरीके से। मान्यता थी कि जाति एक कुरीति है बच्चों, जिसको हम भारतीयों के बीच में जिसने फूट डालने का काम किया, और ये एक अंग्रेज़ों की युक्ति थी, इसलिए जैसे ही हम आज़ाद होंगे हम इसको ख़त्म कर देंगे। लेकिन हुआ क्या बच्चों, जब हम आज़ाद हुए तो भारत के राज्यों के बीच में अंतर विरोध था कि विरासत में मिला था, है ना, ये अंग्रेज़ों की से विरासत में मिला है, और बाद में बच्चों ये प्रतिबिंबित होते रहे थे। अब जाति व्यवस्था के लिए बच्चों स्वतंत्र भारतीय राज्य में अंतर विरोध था, या तो कि जाति व्यवस्था के उन्मूलन के लिए प्रतिबद्धता तो थी और संविधान में लिख भी दिया था कि हमें क्या करना है, जाति व्यवस्था को ख़त्म करना है। लेकिन बाद में बच्चों जो थोड़े बहुत अमूल चूल सुधार लाने में भी राज्य क्या थी, असमर्थ थी और अनिच्छुक थी। जातीय समानता के लिए आर्थिक सुधार को दुर्बल बना देंगे। अगर हम जाति पे ध्यान देंगे तो आर्थिक सुधार हो ही नहीं पाएगा बच्चों, ऐसा माना जा रहा था। अन्य स्तर पर राज्य ने माना कि अगर राज्य क्या है, बिना देखे कार्य करने लगे बच्चों, आंख बंद कर कर कार्य करे, तो जाति अपने आप ही क्या होगी, कमज़ोर पड़ जाएगी। इसलिए राज्य ने कहा था कि इस संस्था का उन्मूलन हो जाएगा। जैसे सरकारी पद पे अगर भर्ती करना है बच्चों, तो इसमें लोगों को उच्च और निम्न जाति को समान रूप से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ेगी, सबको समान मान लो, ये बात ध्यान रखना। लेकिन बच्चों इसका एकमात्र अपवाद है एससी और एसटी। एससी और एसटी को बच्चों उसके अंतर्गत क्या दिया है, आरक्षण दिया गया है, ये बात ध्यान रखना, है ना। ऊंची जाति यानी उच्च शिक्षित होते हैं, निम्न जाति निम्न शिक्षित होते हैं, इसलिए उनको क्या है, प्रतियोगिता करनी पड़ती थी, इसलिए एससी एसटी को क्या किया गया है बच्चों, आरक्षण दिया गया है, बात ध्यान रखना। ठीक है, राज्य की उदासीनता के कारण क्या थे बच्चों, आर्थिक समानता की दिशा में कि कोई खास कार्य राज्य ने नहीं किया था, यानी हर चीज़ में उदासीन रहा था। शैक्षिक समानता की दिशा में, बात ध्यान रखना, तो राज्य की उदासीनता थी जाति को ख़त्म करने के लिए। अब आता है बच्चों कि जाति के समकालीन स्वरूप के कारण, यानी अब जाति पहले से बहुत ही ज़्यादा बदल चुकी है बच्चों। पहला इसका कारण क्या है, राज्य के विकास संबंधी कार्यक्रम आए हैं। दूसरा, निजी उद्योगों की समृद्धि हुई है, अब उद्योग बढ़ रहे हैं, लोगों को काम मिल रहा है। नगरीकरण और शहर में सामूहिक जीवन लोग जी रहे हैं। आधुनिक शिक्षा प्राप्त करते भारतीय अब जाति व्यवस्था को गलत बता रहे हैं और बोलते हैं कि बदलाव जरूरी है बच्चों, ध्यान रखना। दूसरी तरफ औद्योगिक नौकरी में भर्ती आज भी बच्चों जाति और नातेदारी के आधार पर होती है, यानी जो औद्योगिक नौकरी होती है वहाँ पे बिचौलिए अपनी जाति के क्षेत्र के मजदूरों का चयन कर लेते हैं। इस प्रकार एक खास जाति का बच्चों बोलबाला हो जाता है। अछूतों के प्रति खूब भेदभाव होता जा रहा है बच्चों, ध्यान रखना। हालांकि गांव में अधिक होता है और शहरों में ये भेदभाव बहुत ही कम होता है। कई सारी जातियों में बच्चों अंतर्विवाही होती थी जो जातियां। आधुनिकीकरण और परिवर्तन से अप्रभावी आज भी अधिकांश बच्चों विवाह जाति की सीमाओं के अंदर ही होते हैं, परंतु कुछ परिसीमाएं बच्चों आज लचीली हो गई हैं। जो उच्च जातियां होती ब्राह्मण, बनिया, राजपूत अब आपस में क्या कर रहे हैं, अंतर विवाह कर लेते, ध्यान रखना। पर उच्च जाति और अनुसूचित जातियों के मध्य विवाह आज भी ना के बराबर देखा जाता है। संभवतः बच्चों परिवर्तन का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र राजनीति रहा है बच्चों, है ना, यानी जाति और राजनीति कठोर रूप से जुड़े हुए हैं। स्वतंत्र भारत में राजनीति बच्चों जाति आधारित हो गई है। 1980 के दशक में बच्चों स्पष्ट जाति आधारित राजनीति को उभरते हमने देखा था, और जाति के आधारित राजनीति पे लोगों के बीच में एक होड़ शुरू हो गई थी बच्चों, ध्यान रखना। परिवर्तन की इन प्रक्रियाओं में को समझने के लिए कई सारे समाजशास्त्री और मानव विज्ञानी ने नई नई संकल्पनाओं को खोजा है बच्चों, और जिसको हम आगे चलकर पढ़ेंगे। इसमें से सबसे पहला आता है बच्चों संस्कृतिकरण और दूसरा आता है प्रबल जाति। तो ये बात ध्यान रखना बच्चों, ये पार्ट था आपका जाति व्यवस्था के बारे में। यहाँ से बच्चों महत्वपूर्ण प्रश्न क्या आएगा, जाति किसे कहते हैं बच्चों, जाति
किसे कहते हैं। और जाति की विशेषताओं के बारे में पूछता है बच्चों, ये बात ध्यान रखना। दूसरा प्रश्न आएगा बच्चों, जाति व्यवस्था के सिद्धांत कितने हैं उनके बारे में बताइए। तीसरा प्रश्न आएगा बच्चों, जाति व वर्ण में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये आपके बोर्ड परीक्षा में सवाल आने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको जाति के बारे में समझ में आया होगा। आगे हम नेक्स्ट पार्ट में बच्चों इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।